अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। हमने आज अपना लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करना है, जो कि थर्ड चैप्टर का हम लोगों ने अपने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, जो कि था लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। बेटा चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। चलिए बेटा, आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है अपना नेक्स्ट लेवल, दैट इज़ ऑर्गन एंड सिस्टम लेवल। और इससे पहले जो है वो हम अपना प्रीवियस थोड़ा सा लेक्चर रिकॉल कर लेते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा कि सबसे हमारे पास जो बेसिक जो हमारे पास सबसे पहला वाला लेवल था वो था एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्ट लेवल। और हमने इसमें देखा था कि तमाम मैटर जो है, लिविंग मैटर, वो किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, एटम से मिलके बना हुआ है। और एटम खुद किस चीज़ से मिलके बने हुए थे, सब एटॉमिक पार्टिकल से, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स थे, प्रोटॉन्स थे और हमारे पास न्यूट्रॉन्स थे। फिर एटम्स जो हैं ये कंबाइन करते थे और ये बना देते थे एलिमेंट्स। और हमारे पास नेचर में टोटल 92 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 16 जो हैं हम उसको क्या कहते थे, बायो एलिमेंट्स, क्योंकि ये जो 16 थे दे आर प्रेजेंट इनसाइड द लिविंग बॉडी। और इनमें हमने एग्जांपल पढ़ी थी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की। और ऑक्सीजन जो है वो आप लोगों की बॉडी का तकरीबन 65% बनाती थी। कार्बन जो है वो 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन जो है वो 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1, और जो दूसरे बायो एलिमेंट्स हैं वो 1% बनाते थे। और जब एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो क्या बना देते हैं, एक स्टेबल यूनिट बना देते हैं, दैट इज़ नोन एज बायो मालिक्यूल्स। एलिमेंट्स जो हैं मैंने आपको बताया था कि आइसोलेटेड फॉर्म में, सेपरेट फॉर्म में नहीं रह सकते, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं थ्रू आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड, और वो क्या बना देते थे, बायो मालिक्यूल्स बना देते थे। और बायो मालिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और वो क्या बना देते थे, सब सेलुलर स्ट्रक्चर, जिसको हम ऑर्गेनेले कहते हैं। और ऑर्गेनेले असेंबल होके क्या बना देते थे, ये पूरे का पूरा एक सेल बना देते थे। और सेल के अंदर ये जितने भी आपको ऑर्गेनेले नज़र आ रहे हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियस है, ये सब के सब जो हैं इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। और जब ये सारे ऑर्गेनेले अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो फिर सेल जो है वो भी प्रॉपर्टी काम कर रहा होता है। और फिर मैंने आपको बताया था कि देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल्स, जो कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स थे। ये डिफरेंस आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से याद रखते हैं। प्रोकैरियोट्स जो हैं ये हमारे पास कौन से थे, ये सिंपल और स्मॉलर और प्रिमिटिव टाइप के सेल्स थे, जबकि यूकैरियोट्स हैं ये बिगर, कॉम्प्लेक्स और एडवांस टाइप ऑफ सेल्स हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन यूकैरियोट्स में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते, जैसे कि हमने पढ़ा कि इसके अंदर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ भी नहीं होता। और यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेले होते हैं। और प्रोकैरियोट्स में आपने एग्जांपल पढ़ी थी बैक्टीरिया की, और यूकैरियोट्स में जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं। फिर आपने देखा था कि ऑर्गेनिजम्स या तो यूनिसेलुलर हो सकते हैं या फिर मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। यूनि मीन्स वन, सेलुलर मीन्स सेल, एक सेल के ऊपर कंसिस्ट कर सकते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। और मल्टी मीन मैनी, सेलुलर मीन सेल्स, जो ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा मैनी सेल्स से मिलके बने होंगे उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। फिर जब सेल्स जो हैं ये कंबाइन करते थे, ग्रुप ऑफ सेल्स दे अरेंज इनटू अ लूज शीट और बंडल परफॉर्मिंग सेम फंक्शंस, मतलब सेल्स कंबाइन करेंगे और क्या करेंगे, सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो उसको टिश्यू कहेंगे। हमारे पास एनिमल और प्लांट टिश्यूज़ हैं। एनिमल टिश्यूज़ में मस्कुलर और ग्लैंडुलर टिश्यूज़ थे, और जो प्लांट टिश्यूज़ थे वो कौन से थे, जाइलम एंड फ्लोएम। आज जो हम लोगों ने पढ़ना है वो है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। जब डिफरेंट टिश्यूज़ having interrelated functions assemble in a structure to carry out its function with great effectiveness, मतलब जब बहुत से टिश्यूज़ एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं ताकि वे ख़ास फंक्शन परफॉर्म कर सकें, तो उसको क्या कहते हैं, वो ऑर्गन कहलाता है। Such structures are called organs and they are specialized
टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक हो गया? मतलब आप लोगों के पास जब टिश्यूज़ जो हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़, दे कंबाइन टू फॉर्म आ फंक्शन, दे कंबाइन टू फॉर्म आ स्पेसिफिक फंक्शन, तो उसको क्या कहेंगे? ऑर्गन। जैसे कि आपको ये एक ऑर्गन नज़र आ रहा है, स्टमक। ठीक है? स्टमक इज़ अ organ having specific function which is digestion. Stomach is composed of two type of tissues: epithelium, whose function is to secrete gastric juice for chemical digestion, and muscular tissues which contracts stomach walls for mechanical digestion. ये देखें, ये हमारे पास एक ऑर्गन है, और आपको मैंने बताया था कि ऑर्गन जो है वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट टिश्यूज़ से मिलके बनते हैं। तो ये जो ऑर्गन है जो कि स्टमक है, ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू से मिलके बना है। एक ये जो बाहर वाला है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये बाहर, और ये अंदर वाली साइड से जो लाइनिंग बना रहा है अंदर वाली साइड पे सारे स्टमक की, उसको कहते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़, ठीक है? ये जो बाहर वाली साइड पे जो टिश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, और जो अंदर इसकी अंदर वाली साइड पे एपिथेलियल टिश्यूज़ है ना, ये सेक्रीट करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़, और ये जो अंदर वाली साइड पे एपिथेलियल टिश्यूज़ है ना, ये सेक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस, जिसकी वजह से फूड की डाइजेशन होती है, केमिकल डाइजेशन होती है। और एक इसके अंदर एपिथेलियल टिश्यूज़ के अंदर वाली साइड पे एक और टिश्यूज़ भी होते हैं इसके अंदर, स्टमक के अंदर, स्टमक वॉल्स के अंदर, जिनको हम कहते हैं मस्कुलर टिश्यूज़। और मस्कुलर टिश्यूज़ नाम से पता चल रहा है इनका काम होगा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना। ये जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे ना, तो ये भी फूड की ब्रेक डाउन करेंगे। तो इससे such structures are called organs and they are specialized to perform a specific function. क्लियर हुआ? ये तो मैकेनिकल डाइजेशन हो रही है। तो अब ये हमारा ऑर्गन लेवल था। ऑर्गन लेवल क्या था कि डिफरेंट जो टिश्यूज़ होते हैं हैविंग इंटर रिलेटेड फंक्शंस असेंबल, मतलब वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाते हैं इन अ स्ट्रक्चर टू कैरी आउट फंक्शन विद ग्रेट इफेक्टिवनेस। सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ऑर्गन्स एंड दे आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। क्लियर हुआ बेटा? कि जब टिश्यूज़ जो हैं दे कंबाइन टू फॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, तो वो क्या कहलाएगा? ऑर्गन कहलाएगा। उसके बाद आप लोगों के पास ऑर्गन सिस्टम लेवल है। ऑर्गन्स आर part of organ system where total functions involved in a process are performed. So organs system are units which are composed of organs having related functions, that is digestive system, circulatory system. एक सिस्टम जो है, एक ऑर्गन सिस्टम जो है, वो किस तरह से बन रहा है? जब डिफरेंट ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ कलेक्टिवली काम कर रहे हैं। और किसी भी सिस्टम के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स जब काम करते हैं, अपना अपना काम करते हैं, तो मिलके एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको एक सिस्टम नज़र आ रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें माउथ आपके पास एक ऑर्गन है। माउथ का काम होता है च्युइंग करना और स्लाइवा मिक्स करना, फूड को जो है थोड़ा थोड़ा जो है वो ब्रेक कर देना। उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे इसोफेगस, आपका स्टमक है, लिवर है, पेंक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये सारे के सारे ऑर्गन्स अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है? ये डाइजेशन का काम कर रहा है स्टमक। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पोर्शन जो है वो भी डाइजेशन का काम करेगा, लास्ट वाला जो पोर्शन होगा वो एब्जॉर्प्शन का। इसी तरह से लार्ज इंटेस्टाइन भी एब्जॉर्प्शन का काम करेगी, और फिर इसका रिमूवल ऑफ जो वेस्ट मटेरियल है वो होगा। तो ये सारे के सारे ऑर्गन्स जो हैं ये क्या कर रहे हैं? ये मिलके एक ख़ास फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज़ डाइजेशन। तो सिस्टम कब बनता है? जब डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं, सिस्टम कब बनता है? जब डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो मिलके कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कोई ख़ास फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब जैसे देखें, आप लोगों का जो है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप लोगों के नोज़ होगा, वहाँ से एयर जाती है और विंड पाइप में जाती है। विंड पाइप से जो है वो फिर आप लोगों के आगे लंग्स हैं। तो डिफरेंट आप लोगों के पास ऑर्गन्स आते हैं किसी भी सिस्टम में, तो फिर आप रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर सकते हो।
तो सिस्टम जो हैं वो कब बनते हैं, जब डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन करते हैं और अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और वो फंक्शन बन जाता है उस सिस्टम का। और जब डिफरेंट सिस्टम्स जो हैं वो एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, आर जॉइंट टू फॉर्म एन इंडिविजुअल द होल ऑर्गेनिजम्स। एक ऑर्गेनिज्म जो है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम में। आप लोग अगर अपने आप को देखो, आपके अंदर जो है वो नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो जब डिफरेंट सिस्टम्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं तो एक इंडिविजुअल या एक होल ऑर्गेनिज्म बनता है। और द ओवरऑल फंक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल और ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ अकम्पनिश्ड by the functioning of all its organ systems which work in harmony। मतलब एक ऑर्गेनिज्म तभी अपने फंक्शन परफॉर्म कर सकता है जब उसके अंदर जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ मिल के काम कर रहे हों। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म तभी काम कर सकता है जब उसके अंदर जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं। जैसे कि आप इसकी एग्जांपल ले लो, आप लोगों ने अगर एक बॉल को पकड़ना है, कैच करना है, तो आप लोगों के मस्कुलर जो टिश्यूज़ होते हैं, जो पाँव होते हैं, ऑर्गन्स आपके, और आपने उसकी तरफ भागना है, उसको कैच करना है। आप लोगों के हाथ के जो मसल्स हैं, हाथ जो आपका ऑर्गन है, फिर आप लोगों की जो नर्वस सिस्टम है, आप लोगों ने उसको देखना है, फील करना है किस तरफ से आ रही है, उस तरफ आप लोगों ने फिर भागना है। और आप लोगों का जो होगा डाइजेस्टिव वो जो है सर्कुलेटरी सिस्टम, आप जब भागोगे तो ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, आप लोगों की हार्ट जो है वो ज़्यादा बीट करना शुरू हो जाएगा, तेज़ी से बीट करना शुरू हो जाएगा। फिर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब आपका सांस भी साथ में ज़्यादा होता चला जाएगा। तो एक फंक्शन परफॉर्म करना है कि उस बॉल को कैच करना है, उसके लिए आप लोगों के पास जो है वो कितने ही ज़्यादा सिस्टम जो है वो एक दूसरे के साथ मिल के हारमोनी के साथ काम कर रहे हैं। तो जब और सिस्टम्स एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं तो तभी ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करता है, वो काम अपना परफॉर्म कर सकता है। यहाँ पे आप लोग देखो, हम लोगों ने स्टार्ट किया था सबसे पहले एटम से, और एटम जो था वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल था जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते थे, इससे छोटा पार्टिकल नहीं है। और आम जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें थी वो सारी की सारी किस चीज़ से मिलकर बनी थी, एटम से। एटम्स जब कंबाइन करते थे तो एलिमेंट्स बनाते थे, और एलिमेंट्स से फिर क्या बनता था, मॉलिक्यूल्स। क्योंकि एटम जो हैं वो जो थे, एलिमेंट जो थे वो क्या थे, वो स्टेबल पार्टिकल्स नहीं थे, तो वो क्या बनाते थे, मिलके मॉलिक्यूल्स बना देते थे। और यहाँ पे ये देखें मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मतलब बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज्वाइन हो गए एक दूसरे के साथ, मैक्रो बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल बना दिए। और इन्होंने फिर मैक्रो मॉलिक्यूल्स ने क्या बना दिया, ऑर्गेनेले बना दिए। ऑर्गेनेले जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करके फिर क्या बना देते थे, सेल। और सेल जो है वो फिर कंबाइन करके टिश्यूज़ बनाते थे, टिश्यूज़ कंबाइन करके ऑर्गन, और ऑर्गन कंबाइन करके क्या बनाते थे, ऑर्गन सिस्टम। और बहुत ज़्यादा सिस्टम जो हैं, ऑर्गन सिस्टम जो हैं वो क्या बनाते थे, इंडिविजुअल लेवल बनाते थे। तो यहाँ पे हमारा जो है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ख़त्म हुआ। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा था कि सबसे छोटा हमारे पास एटॉमिक लेवल था, और ये जिन चीज़ों से मिलके बना था उसको हम कहते थे सब एटॉमिक लेवल्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स थे। फिर एटम्स कंबाइन करके क्या बना देते थे, एलिमेंट्स। हमारे पास नेचर में 92 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 16 जो हैं उनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। और इसमें एग्जांपल हमने देखी थी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम की। फिर एलिमेंट्स जो थे वो आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रह सकते थे, दे ज्वाइन टुगेदर विद थ्रू आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड, और वो एक स्टेबल यूनिट बना देते थे जिसको हम क्या कहते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स। बायो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अरेंज अपने आप को जो है वो करते हैं, ज्वाइन करते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, और वो क्या बना देते हैं, ऑर्गेनेले या सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स बना देते थे।
और सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स जो हैं ये कंबाइन करके या असेंबल होके एक जो है वो आप लोगों के पास सेल बना देते थे। सेल आप लोगों के पास ये जो ऑर्गेनेलेज हैं ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि राइबोसोम्स थे, न्यूक्लियस था, माइटोकॉन्ड्रिया था, और सबका अपना अपना ख़ास फंक्शन होता है। सारे ऑर्गेनेले अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे तभी सेल अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकेगा। और टू टाइप्स ऑफ जो थे हमारे पास सेल्स, दैट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स आपने पढ़ा था। प्रोकैरियोटिक स्मॉल होते हैं, सिंपलर और प्रिमिटिव टाइप के सेल्स होते हैं, डू नॉट हैव परमानेंट न्यूक्लियस, इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया। और यूकैरियोट्स में आपने देखा कि ये बिगर होते हैं, कॉम्प्लेक्स एडवांस टाइप के होते हैं, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है इनके अंदर और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेले नहीं होते, जिसमें हमारे पास प्लांट्स और एनिमल सेल्स की एग्जांपल थी। ऑर्गेनिजम्स या यूनिसेलुलर हो सकते हैं या मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मीन्स कंसिस्ट ऑन वन सेल्स एंड मल्टी सेलुलर मीन्स दे कंसिस्ट ऑन मैनी सेल्स, मिलियन ऑफ सेल्स। अच्छा, उसके बाद हमने देखा था कि सेल्स जो हैं दे कंबाइन, सेल्स कंबाइन टू परफॉर्म अ सेम फंक्शन, तो वो क्या बना देते थे, टिश्यू। और हमारे पास एनिमल टिश्यूज़ और प्लांट टिश्यूज़ हैं। एनिमल टिश्यूज़ में मसल्स और जो हमारे पास ग्लैंडुलर टिश्यूज़ हैं, और प्लांट में हमारे पास जाइलम और फ्लोएम की एग्जांपल देखी थी। फिर हमने देखा कि डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं दे कंबाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, देन दे फॉर्म ऑर्गन। और ऑर्गन में हमने एग्जांपल देखी थी स्टमक की। स्टमक में डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ जो हैं वो कौन से थे, एपिथेलियल। आपको मैंने बताया था एपिथेलियल, एपी का मतलब होता है ऊपर, एपी ये जो सबसे बाहर वाली लेयर ये जो आपको नज़र आ रही है ये, या फिर अंदर वाली साइड पे लाइनिंग जो है, ऑर्गन्स की जो लाइनिंग होती है वो जिन टिश्यू से मिलके बनती है उनको क्या कहते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़। और इसका काम क्या है एपिथेलियल का कि ये गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती है जिससे फूड की केमिकल डाइजेशन होती है। और दूसरे कौन से थे, स्टमक की वॉल के अंदर मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, हैविंग एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो फूड की मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं। फिर आपने देखा कि ऑर्गन्स जब कंबाइन करते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। और एक सिस्टम में ये जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम, एक सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और वो फिर उस सिस्टम का जो है वो फंक्शन बन जाता है। और जब डिफरेंट और सिस्टम्स जो हैं, मैक्रो मालिक्यूल्स जो हैं वो ऑर्गेनेलेस जो हैं वो सेल जो है वो ज्वाइन होके टिश्यूज़, और टिश्यूज़ ज्वाइन होके ऑर्गन्स, और ऑर्गन ज्वाइन होके एक दूसरे से ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम से जो है वो एक हमारे पास इंडिविजुअल बनता था। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट करना है अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि कौन सा है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, और हम सेलुलर स्ट्रक्चर्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। All organisms have been classified into 5 major groups, जितने भी। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट करना है अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि कौन सा है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, और हम सेलुलर स्ट्रक्चर्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। All organisms have been classified into 5 major groups, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास हमने उनको 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये 5 हमारे पास डिफरेंट जो है वो क्या है ग्रुप्स हैं, जिसमें हमने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिवाइड किया हुआ है। ऑर्गेनिजम्स या तो प्रोकैरियोट्स हो सकते हैं, या प्रोटिस्ट हो सकते हैं, या फंजाई, या प्लांट्स, या फिर एनिमल्स। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड ऑफ सेल्स, ये भी मैंने आपको बार बार बताया हुआ है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। और 2 बेसिक टाइप्स ऑफ सेल्स आर हेयर। In the first group, organisms are made up of prokaryotic cells, while other are made up of eukaryotic cells. हमारे पास 2 बेसिक टाइप ऑफ सेल्स हैं। जो फर्स्ट ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस चीज़ से मिलके बने हैं, प्रोकैरियोटिक सेल से। और जो दूसरी तरह के हैं, दूसरा जो ग्रुप है हमारे पास वो कौन सा है, यूकैरियोट्स है। ठीक हो गया।
अब अगर आप ये देखो ना 5 ग्रुप्स जिसमें हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया हुआ है, जहाँ जो मैं भी आपको बता रही हूँ कि ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स। तो इनमें से ये वाला जो है प्रोकैरियोट्स, ये सिर्फ आर गिवन ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स हैं। बाकी ये जो 4 है ना, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स, ये चारों जो हैं ये यूकैरियोट्स से बिलोंग करते हैं। तो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं हैव प्रोकैरियोटिक सेल्स, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलके बने हैं, विच आर सिंपलर देन यूकैरियोटिक सेल्स। और द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स आर गिवन हियर। ये देखें, ये हमारे पास 2 सेल्स हैं। ये वाला सेल जो है ये हमारे पास कौन सा है, प्रोकैरियोटिक, और ये वाला हमारे पास कौन सा है, यूकैरियोटिक। अब आप इसमें देखो जो मेजर डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, ये इसका डीएनए पड़ा हुआ है प्रोकैरियोट का, और यहाँ पे आपको डीएनए नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि डीएनए जो है वो इस राउंडेड स्ट्रक्चर के अंदर है। ये जो पिंक सा आपको नज़र आ रहा है इसको न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो है इसके जो है क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, डीएनए वगैरह इसका इस स्ट्रक्चर के अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है। लेकिन ये न्यूक्लियस यहाँ पे एब्सेंट है। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस इसमें नहीं होता प्रोकैरियोट्स में, और मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस यहाँ यूकैरियोट्स में होता है। इसके अलावा ये जितने भी ऑर्गेनेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आ रहा है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नज़र आ रहा है, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहे। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स इसमें यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट नहीं होते। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और ये सिंपल है, ठीक है। ये जो है ये मेजर डिफरेंस है। तो चलें इसके और डिफरेंस देखते हैं इन दोनों के दरमियान में। न्यूक्लियस, यूकैरियोट्स हैविंग अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस कवर्ड बाय न्यूक्लियर इनवेलप। यूकैरियोट्स में जो है वो एक डेफिनेट न्यूक्लियस है जो कि कवर्ड है बाय अ न्यूक्लियर इनवेलप। यहाँ आप लोगों ने देखा कि ये न्यूक्लियस है और इसके बाहर ये कवरिंग है, न्यूक्लियर इनवेलप कहते हैं उसको। जबकि प्रोकैरियोट्स में क्या है कि प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, आप लोगों ने देखा था अभी। और प्रोकैरियोटिक chromosomes consist of DNA only and it floats near the center of the cytoplasm. This place is known as nucleoid. ये वाला, ये जो इनका जो क्रोमोसोम्स है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ से मिलके बने होते हैं, डीएनए से। बल्कि और हमारे जो हैं वो डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं। इनका जो क्रोमोसोम है वो सिर्फ और सिर्फ किससे मिलके बना हुआ है, डीएनए से। तो इनका ये जो क्रोमोसोम है या जो इनका डीएनए है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये साइटोप्लाज्म में या ऐसे ही प्रेजेंट है, ठीक है। हमारा तो न्यूक्लियस के अंदर है ना, इनका जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर है। और साइटोप्लाज्म का वो रीजन जहाँ पे इनका डीएनए प्रेजेंट होता है, द रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म वेयर प्रोकैरियोटिक डीएनए इज प्रेजेंट इज नोन एज न्यूक्लियोइड, ठीक है। इस रीजन को जहाँ पे इसका डीएनए पड़ा हुआ है, ये रीजन जो है साइटोप्लाज्म का, ये क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोइड। सो व्हाट इज न्यूक्लियोइड? इट इज़ अ रीजन, साइटोप्लाज्मिक रीजन वेयर प्रोकैरियोटिक डीएनए इज प्रेजेंट, ठीक हो गया। इस हिस्से को क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड। ये प्रोकैरियोटिक chromosomes consist of DNA only and it floats near the center of cytoplasm. This place is known as न्यूक्लियोइड। साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा सेंटर वाला जो साइटोप्लाज्म है जहाँ पे प्रोकैरियोट का डीएनए प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। अदर ऑर्गेनेल्स में अगर आप देखो तो यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और प्रोकैरियोट्स में क्या है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, गोल्जी एपरेटस, ये आप लोगों को यहाँ पे यूकैरियोट्स में नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर्स प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है। राइबोसोम्स ऑफ यूकैरियोट्स आर लार्जर इन साइज, राइबोसोम्स आर स्मॉलर इन साइज, ठीक है। यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो लार्ज साइज़ के होते हैं, और प्रोकैरियोट्स में भी राइबोसोम्स होते हैं बट दे आर स्मॉल इन साइज़। और अगर आप सेल की साइज़ की बात करें तो यूकैरियोट्स का जो सेल होता है दे आर अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल्स।
और इसी तरह से प्रोकैरियोटिक जो है वो 10 टाइम्स स्मॉलर होगा देन यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, यूकैरियोट्स का सेल्स 10 टाइम्स बड़ा है प्रोकैरियोट्स के सेल से। और यूकैरियोट्स जो हैं उनमें जो सेल वॉल होती है वो किस चीज़ से मिलके बनी होती है? सेलुलोज से। सेल वॉल किस चीज़ से मिलके बनी होती है? सेलुलोज। प्लांट्स में अगर आप देखो तो उनकी वॉल किस चीज़ से मिलके बनी है? सेलुलोज से। लेकिन अगर आप फंजाई में देखो तो उनकी वॉल किस चीज़ से मिलके बनी हुई है? काइटिन से। ठीक हो गया। यूकैरियोट्स में सेल वॉल जो है वो किस चीज़ से मिलके बनी है? अगर तो यूकैरियोट्स प्लांट्स हैं तो वो सेलुलोज से मिलके बनी है। अगर यूकैरियोट्स जो है वो क्या है? फंजाई है तो उनकी वॉल काइटिन से मिलके बनी है। लेकिन अगर ये प्रोकैरियोट्स हैं तो प्रोकैरियोट्स जो हैं उनकी वॉल जो है वो किस चीज़ से मिलके बनी है? पेप्टिडोग्लाइकन। किस चीज़ से? पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडो मतलब इमाइनो एसिड्स, प्रोटीन से। पेप्टिडोग्लाइकन शुगर। ठीक है, विच इज़ अ पॉलीमर ऑफ इमाइनो एसिड्स एंड शुगर। मतलब इमाइनो एसिड्स और शुगर मिलके क्या बना रहे हैं? पेप्टिडोग्लाइकन। तो प्रोकैरियोट्स जो हैं वो किस चीज़, उनकी वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन से मिलके बनती है। ठीक हो गया। यूकैरियोट्स जो हैं इनके अंदर डेफिनेट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, कवर्ड बाय अ न्यूक्लियर एनवेलप। प्रोकैरियोट्स में जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता। उनका जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ डीएनए और वो फ्लोट कर रहे हैं इन द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म। और इस रीजन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। अदर ऑर्गेनेल्स में जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं वो यूकैरियोट्स में होते हैं, जैसे कि गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम्स प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में है, लेकिन राइबोसोम्स जो यूकैरियोट्स में है वो बड़े साइज़ के होते हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के राइबोसोम्स बड़े साइज़ के हैं और यूकैरियोट्स का अपना साइज़ भी अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स लार्जर देन द प्रोकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स जो हैं अगर ये इनकी सेल वॉल जो है वो किस चीज़ से मिलके बनी होती है? सेलुलोज या फिर काइटिन से। लेकिन प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल जो है वो किस चीज़ से मिलके बनी हुई है? पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो किस चीज़ के कम्बिनेशन से बना हुआ है? अमाइनो एसिड्स और शुगर के। तो ये बेटा हमारा आज का लेक्चर था। ठीक है, जिसमें आप लोगों ने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट किए अपने, और आप लोगों ने डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ा।